Hello students, I hope you are completely fit and happy and making us feel proud by working hard toward your study. I am Rita Tomar, your English teacher. Welcome you on my YouTube channel, and today I am going to teach you how to explain a passage for explanation. देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो एक्सप्लेनेशन है, और जो आपकी प्रोज के सेक्शन से है और जिसका टाइटल है चैप्टर का गर्ल विद अ बास्केट। सो आप बहुत अटेंटिवली इसको सीखेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखिए, आज की जो क्रिएशन है जल्दी से इसे फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, ये टॉपिक जो होता है एग्ज़ाम में आपको 10 मार्क्स इंक्रीज करा देता है, तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और है भी बहुत ईजी सा कहने को एक्सप्लेनेशन, लेकिन बहुत मज़ा आता है इसे करने में और बहुत करना इसको ईजी होता है। देखिए बच्चों, अभी तक आप 11th क्लास में थे, तो सिलेबस क्योंकि पिछले साल थोड़ा चेंज हो गया था तो एक्सप्लेनेशन को हटा दिया गया था आपके सिलेबस में से, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी। आपको इस तरह से किसी भी चैप्टर में से एक पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में से ये पैसेज दिया है, क्योंकि मैं अभी आपको फर्स्ट चैप्टर ही करा रही हूँ और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की ही एक्सप्लेनेशन सिखा रही हूँ। तो मैं उसी में से ये पैसेज दे रही हूँ, ये प्रोज का एक पैसेज दे रही हूँ और इसी को एक्सप्लेन करके आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक्सप्लेनेशन की जाती है। आगे की एक्सप्लेनेशन आप खुद से करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसे सीखने से पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है। एक्सप्लेनेशन होता है किसी की कही हुई बात को या किसी ने जो भी कहा है, जो भी लिखा है, जो भी वो कहना चाह रहा है, उसे अपने शब्दों में कहना कि भाई सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसे हम बताएंगे अपने शब्दों में। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उस बात को, उसी को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। कभी भी ये रटी रटाई नहीं जाती, इसको समझा जाता है कि भाई सामने वाले के व्यू क्या है, वो मन में लिए क्या बैठा है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसको किसी को बताना ही एक्सप्लेनेशन होता है। लिख कर बताना, बोल कर बताना, वो एक्सप्लेनेशन होता है। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, समझाना कि यार यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है। तो ये सपोज करते हुए आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। आसान तरीका ये है कि आप मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और जो सामने है वो आपका एक स्टूडेंट है। तो जब एक टीचर सामने होता है और उसके सामने उसका स्टूडेंट होता है, तो टीचर ये चाहता है कि मैं उसको हर तरह से वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। पता नहीं कितने तरीके आजमाता है, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल्स देता है, उसको हर तरह से कोशिश करता है कि जो चीज़ बोर्ड पर या किताबों में जहाँ पर भी है वो उसके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो वो करने के लिए एक टीचर हर संभव प्रयास करता है। तो वो ही आपको करना है। आपको ये मानना है कि आप टीचर है जो कॉपी चेक करेगा एग्ज़ाम की आपकी, जो हम कर रहे हैं चेक या हम समझ रहे हैं, हमें जो आप बता रहे हो, जो भी आपके सामने खड़ा है, जिसके लिए भी आप उस पैसेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मानेंगे कि वो आपका स्टूडेंट है। तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि इन लाइनों में क्या कहा गया है, उसको समझाना ही, अपने तरीके से बताना ही किसी बात को एक्सप्लेनेशन कहलाता है। आई थिंक यू गॉट इट परफेक्टली। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेनेशन का मीनिंग समझ आ गया। एक्सप्लेन तो सबसे बाद में करते हैं, उससे पहले हमें दो चीज़ और लिखनी होती है। एक तो होता है रेफरेंस किसी चैप्टर का, जैसे कि आपने पोएम में लिखा था रेफरेंस, एक स्टैंजा दिया था, आपने उस स्टैंजा का रेफरेंस लिखा था कि ये स्टैंजा कौन सी पोएम से है, कौन इसके पोएट है, तो ये आपने रेफरेंस लिखा था। ऐसे ही आपको जो है इसमें भी लिखना होगा। ठीक है, आपको प्रोज में भी ऐसे ही लिखना होगा कि ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसके ऑथर है, और ये आपको बताना होगा। ये आपका रेफरेंस होता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट देखिए बच्चों, आप जब एक टीचर हो जाएंगे तो आप एकदम से तो बच्चों को जो है एकदम से तो चैप्टर की तरफ नहीं ले जाएंगे। आप सबसे पहले जो एक अच्छा टीचर जो होता है वो थोड़ी भूमिका बनाता है, उन्हें समझाता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, ये चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये क्यों हुई थी, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, वो बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही
कॉन्टेक्स्ट होता है। जो भी घटना हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो किस दौरान घटी थी, कैसे घटी थी, क्यों घटी थी, वो सब बताना ही उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पैसेज है पहले उसे लिखने के लिए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लिखने के लिए, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो भी पैसेज हमको दिया गया है, जो भी स्टेंजा हमको दिया गया है पोइट्री में या प्रोज में, जिसमें भी दिया गया है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ जाए कि उसमें पूछना क्या जाए, उसमें बताना क्या जा रहा है। जो भी लिखने वाला है, जो लेखक है, जो ऑथर है, जो पोइट है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ ले, और उसको समझाने के लिए हम उसका प्रीव्यू बनाए एक, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। जब आप इसको समझ जाएंगे, इन लाइनों को समझ जाएंगे, तो आप इससे बता देंगे कि ये घटना तब की थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तब आप बता देंगे। तो सबसे पहले हम इन लाइनों को ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, द विलेजेज वी पास्ड, वे गांव जिनसे हम गुजर रहे थे, यानी कि जो यात्री गुजर रहे थे या जो विलियम सी डगलस के साथ और भी लोग थे वे गुजर रहे थे, हैड वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी, हैड मीन्स वैसे तो रखना होता है, पास होना होता है, या उनकी होना भी, किसी चीज़ का किसी के पास होने का भाव कराना ही हैड का काम होता है। तो उनकी जो दीवारें थी वे बनी हुई थी, मेड ऑफ, बनी हुई थी, मड मिक्सड, मिट्टी को मिलाकर, किसमें, पानी में, मिट्टी को पानी में मिलाकर, अर्थात गारे से बनी हुई थी, एंड काउडंग यानी कि गोबर, और गोबर से बनी हुई थी। उनकी दीवारें थी वे मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, पानी को मिलाकर। देयर पीक्ड रूफ, और उनकी अगर हम छतों की बात करें, घरों की छतें की बात करें, तो वे पीक की तरह थी, वे नोकदार थी, और उनकी जो छतें थी वे नोकदार थी। आगे कैसे बनी थी, वे वर थैच्ड, वे छप्पर से बनी थी, उन पर छप्पर डाला गया था। उनकी नोकदार छतों पर क्या किया गया था, छप्पर डाला गया था। ठीक है, थैच्ड मतलब छप्पर डालना या छावनी करना या छावना बनाना, किसी चीज़ को ढक देना ही छप्पर करना कहलाता है। ठीक है, यानी कि उस दौरान उस दौरान तो पक्के मकान होते थे, लेकिन उस गांव में, भारत के जो गांव थे उस दौरान, उनमें पक्के मकान नहीं थे, भारत में गरीबी थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड अ बैम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर। देखो कैसे ये बनाई गई थी, ये बनाई गई थी, इन छतों को, जो ये नोकदार छतें बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी कि घास की जो फूलियाँ होती है, घास के जो बंडल्स होते हैं, जो उनकी फूली बनाई जाती है घास की, या जो उनका जो गठरी बनाई जाती है घास की, उनको किस पर, एक बैम्बू के पोल पर, एक बांस के जो डंडे हैं उस पर बांध दिया, मान लिया बहुत सारे यहाँ पर बांस के डंडे हैं ये, और इन पर हमने ऐसे ऐसे करके बहुत सारी फूलियाँ फैला दी। तो एक तरह से एक चादर की तरह बन गई, एक कवर ही बन गया। और इसको फिर क्या किया, इस कवर को स्ट्रेच कर दिया, इसको फैला दिया, किस पर फैला दिया, सारे में को फैला दिया। किस पर, सारे में को, राफ्टर्स यानी कि कड़ियों पे। पहले से ही जो ये घर बना हुआ था, ये जो घर बना हुआ था, इस पर बहुत सारी कड़ियाँ फैला दी गई थी, और फिर ये जो चादर बनकर तैयार हुई थी, इसको इसके ऊपर फैला दिया गया था एक नोक की तरह। ये जो यहाँ पर कड़ियाँ थी, इनके ऊपर ये चादर सी डाल दी गई थी, इस तरह से ये नोकदार छत तैयार हो गई थी। तो जो वे गांव थे जिन पर से हम गुजर रहे थे, उनके घर जो थे, उनकी दीवारें थी वे कच्ची मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, पानी को मिलाकर। उनकी नोकदार छतें थी, जो कैसे बनाई गई थी, चारों तरफ जो राफ्टर थे, कड़ियाँ लगाई गई थी, और कड़ियों के ऊपर फैलाया गया था बैम्बू पर फूलियों को बांधकर, बांस के लट्ठों पर फूलियों को बांधकर कड़ियों पर फैलाकर वे छतें तैयार की गई थी। और क्या हुआ, दैट डे, उस दिन जो थी, द पम्पकिन वाइन, जो कद्दू की बेल थी, दैट ग्रू, जो उगी हुई थी, ओवर देम, उन घरों पर से, तो उन घरों पर से जो कद्दू की बेल उगी हुई थी, उस दिन क्या था, वर इन ब्लूम, वो उस पर फूल खिले हुए थे। उन घरों के ऊपर जो कद्दू की बेल चली हुई थी या उगी हुई थी, उस पर फूल खिले हुए थे, ट्रेलिंग, और वो हिल रही थी। स्ट्रिक्स ऑफ येलो, लाइनों की तिरछी बाकी लाइनों की तरह, पीले रंग की तिरछी बाकी लाइनों की तरह वो हिल रही थी। ओवर ड्रैब वॉल्स, किन के ऊपर, ड्रैब वॉल्स के ऊपर, मटमैली दीवारों के ऊपर, ड्रैब यानी कि मटमैली दीवारों के ऊपर वो तिरछी बाकी जो लाइनें होती है पीले रंग की, उनकी तरह वो हिल रही थी उस दिन। ये यहाँ पर पोएट जो ऑथर हैं हमें बता रहे हैं, केवल घरों का वर्णन वे दे रहे हैं यहाँ पर, केवल जो ये स्टेंजा है यहाँ पर, सॉरी ये जो पैसेज है यहाँ पर, ये पैसेज जो है केवल उन घरों का वर्णन दे रहा है जिनके बारे में ऑथर ने हमें बताया था कि उसके रेल की यात्रा के दौरान जो उसने देखे थे वे घर। तो यहाँ पर केवल घरों का वर्णन है, इसी को हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, वे घर कैसे थे कैसे नहीं थे ये। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हम इससे थोड़े पहले का बताएंगे। क्या बताएंगे कि उस दौरान का वाक्य है, जब ऑथर क्या थे, जब जो कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं हम, ये उस दौरान
साल का वाक़या, जब ऑथर 1950 में हमारे देश में आए थे और वे कुमाऊँ या कुमाऊँ के अंदर जो जगह है रानीखेत, उसमें भी जा रहे थे और क्या करने के लिए, किसी काम से जा रहे थे। और उसी दौरान क्या होता है, वे भारत के कुछ जो प्रांत है उस इलाके में जो पढ़ते हैं जहाँ से उनकी ट्रेन गुजर रही थी, उस इलाके में जो पढ़ते थे प्रांत या इलाके क्षेत्र, वे सारे उनका जो वर्णन था वो राइटर यहाँ पर कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं वो हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। ये यहाँ पर आपको बताना होता है कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, आप रेफरेंस को और कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक जगह लिखा है, आप चाहे तो एक जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा रेफरेंस यहाँ तक है, आगे सारा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करेंगे। रेफरेंस मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है, पोइट्री की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराई थी एक स्टैंजा की, तो या 2 स्टैंजा की, मैंने उसमें आपको उसमें जो रेफरेंस होता है उसको कैसे लिखते हैं वो सिखाया था। सेम उसी की तरह से ये भी लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, वो देखिए दीज लाइन हैव बीन टेकन, यहाँ पर सिलेक्टेड की जगह क्या आया है, टेकन आया। प्रोज की लाइनों को हम टेकन बोलते हैं, पोएट्री की लाइनों को हम सिलेक्टेड बोलते हैं। तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो उस लेसन का नाम लिख देंगे हम, जैसे हमने पोएम का नाम लिखा था, ये आप सीख चुके हैं मेरी पहली वीडियो में, द गर्ल विद द बास्केट। ये तो हो गई लेसन की बात। अब हमें ये भी तो बताना है लिखा किसने है, तो रिटन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस ने ये लिखी है। चाहे तो हम उनके बारे में ये बात भी बता सकते हैं कि वे एक अमेरिकन जज थे, चाहे तो ना बताए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बता दी है एन अमेरिकन जज, कि वे एन अमेरिकन जज भी थे। देखिए आगे, आप देखिए हम लिखते हैं, यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ से हमारा कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। अब हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, पहले की बात लिखेंगे, एकदम से नहीं बताएंगे कि भाई वे जो गांव में घूम रहे हैं भारत के, क्यों घूम रहे हैं, वो भी तो बताना है हमें अच्छे से उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका प्रसंग हमें अच्छे से बताना है, कॉन्टेक्स्ट अच्छे से बच्चों को समझाना है। आपको यही दिमाग में बैठा के चलना है कि हमारे सामने स्टूडेंट है और हम उसे कैसे समझाएंगे। तो ही हैपेंड टू, या जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलियम सी डगलस हैपेंड टू, ठीक है, विजिट यानी कि देखने का, तो विलियम सी डगलस को मौका मिला देखने का या अवसर मिला देखने का। कुमाऊँ क्या है, ये तो जिक्र नहीं आया कहीं पे भी चैप्टर में, लेकिन मैंने कहाँ से लिख दिया, मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, आपको पता, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, कि कुमाऊँ मंडल के अंदर ही रानीखेत आता है जहाँ राइटर जा रहे थे। ठीक है, उनको रानीखेत जाना था, तो यहाँ पे आपको पता है कि बरेली तक तो उन्होंने यात्रा की थी ट्रेन से, और आगे उनको कार से जाना था। तो जो कुमाऊँ है उसी के अंदर रानीखेत पड़ता है, तो उनको मौका मिला था कुमाऊँ हिल में 1950 में जाने का। किसी कारण से उनको मौका दिया गया था कि आप जाइए और वहाँ पर पता करके आइए, किसी भी कारण से भी जा सकते हैं, तो वो मौका मिला था उनको, इसलिए वे भारत आए थे। अब आगे क्या होता है, दीज लाइन डेस्क्राइब, इन लाइनों में हम उस टाइम का वर्णन करते हैं। ये जो लाइन दी गई है, ऊपर जो दिया है हमें कुछ लाइन दी है उस लेसन में से, तो ये उस समय का वर्णन करती है लाइन्स। द रूट, जो उस समय जो रास्ता था और उसका जो डिस्क्रिप्शन था, उसका जो व्याख्यान था, उसका जो विवरण था, वर्णन था उसका जो, ऑफ एरिया, उस क्षेत्र के, ऑफ दिस रीजन, उस प्रांत में, जिस प्रांत में भी जा रहे थे जहाँ पर कुमाऊँ था, उस प्रांत में जो एरिया था, ये जहाँ से उनकी ट्रेन गुजर रही थी, जो ये क्षेत्र था जहाँ से उनकी ट्रेन गुजर रही थी उस प्रांत में, तो उसका जो व्याख्यान था, जो पोइट के द्वारा किया जा रहा था कि ऐसा है वैसा है, उसका जो व्याख्यान था, उसी का वर्णन इन लाइनों में दिया गया है, उसी को इन लाइनों में बताया गया है कि वहाँ कैसा वर्णन में बता रहे हैं। तो हम अब वो वर्णन बता दें, क्योंकि सारा ही वर्णन उसी के अंदर आता है, जंगलों का भी और नदियों का भी, चावलों के खेत का भी, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। तो लेकिन लाइनों में हमें क्योंकि विलेजेस ही दिया गया है, तो सीधे हम विलेजेस पर ना जाके थोड़ा सा उनको भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है चैप्टर हमने पढ़ा है, थोड़ी बहुत चीज़ें और भी उसने वर्णन की थी यहाँ पर, तो उनमें से 1-2 चीज़ को हम यहाँ पर डाल लेंगे अपने एक्सप्लेनेशन को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। देखिए अब, मिस्टर डगलस वॉज ट्रेवलिंग इन एन इंडियन ट्रेन, क्या कह रहे हैं कि मिस्टर डगलस जो है वो यात्रा कर रहे हैं भारत की
भारत की एक ट्रेन के अंदर, ठीक है, भारत की जो एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसके अंदर वे यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वो भारत आए हैं हुए हैं 1950 में। उन्हें रानीखेत जाना है जो कुमाऊं मंडल में पड़ता है। और यात्रा कहाँ तक कर रहे थे वो तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था और अभी भी बताया है, रानीखेत से बरेली तक कर रहे थे वे ट्रेन से यात्रा। उसके बाद तो उन्हें कार से ही करनी थी। तो मिस्टर विलियम सी डगलस जो है भारत की एक ट्रेन में दिल्ली से बरेली तक यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान ये सब कुछ होता है जो वे बता रहे हैं। इन दिस रीजन, इस प्रांत में ही सा उन्होंने देखा। मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ सारी चीज़ों को जो आपने पैसेज में अभी पढ़ी थी। फ्लैट लैंड, एक समतल भूमि को। समतल भूमि का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कुछ भी नहीं होगा, बस बिल्कुल फ्लैट होगी, उसके ऊपर पेड़ पौधे तो होंगे। जो समतल भूमि होते हैं ना, हम भी तो समतल भूमि पर रह रहे हैं, इस पर भी तो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे तो होंगे, लेकिन समतल भूमि थी, रनिंग, जो दौड़ती हुई जा रही थी, जो फैली हुई थी टू होरिजन। होरिजन यानी कि क्षितिज। क्षितिज आप जानते हैं, मैंने अच्छे से समझाया कि ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आसमान एक जगह मिलते हुए लगते हैं, ये लगता है कि अब धरती ख़त्म हो गई, उसे हम क्षितिज बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इस रीजन में क्या था, ऐसी समतल भूमि थी, समतल भूमि फैली हुई थी, कहाँ तक फैली हुई थी, क्षितिज तक फैली हुई थी। इस रीजन में क्षितिज तक जो थी समतल भूमि फैली हुई थी। ये बात आपको पता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, ये बात हमने डाल दी पहली बात तो, क्योंकि समतल भूमि पर ही वे मकान होंगे जिनका जिक्र हमें करना है। अब हम थोड़ा सा हवा के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, जो गर्म और नमी लिए हुए हवा थी वो चल रही थी किससे, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से नमी लिए हुए, आर्द्रता लिए हुए हवा बह रही थी या आर्द्र हवा बह रही थी। आगे देखिए, ही सा, आप देखिए, क्योंकि एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, हमेशा आप एक्सप्लेनेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। हमेशा आपकी एक्सप्लेनेशन इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए, कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच का यूज एक्सप्लेनेशन में नहीं करते। ये बात आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। अब देखिए, अब शुरू कर दी हमने, जो हमने पैसेज पढ़ा है वो लिखेंगे अब हम। अभी तो हमने 2-4 बातें जो हमें पता थी उससे पहले और क्या हुआ था वो हमने लिख दी है। अब हम लिखेंगे पैसेज में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे ऑथर। ही सा इंडियन विलेज विद ग्रैंड हेरिटेज ऑफ इंडियन पीजेंट है कल्चर। देखिए, इंडियन पीजेंट कल्चर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने देखा भारत के गाँवों को, विद ग्रैंड, जो बहुत ज़्यादा, हेरिटेज यानी कि धरोहर के रूप में, भारत के जो गांव थे उनको बहुत ज़्यादा धरोहर के रूप में देखा। भारतीय, इंडियन यानी कि भारतीय, पीजेंट यानी कि ग्रामीण या कृषि पर आधारित, कल्चर यानी कि संस्कृति। उन्होंने क्या किया, उनका जो व्यू था, उनका जो दृष्टिकोण था, हर इंसान का अपना एक दृष्टिकोण होता है किसी चीज़ को देखने का, तो उन्होंने भारत के जो गांव थे उनको किस तरह से देखा, उन्होंने उसको भारत की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति की धरोहर के रूप में देखा, बहुत बड़ी धरोहर के रूप में देखा। भारत की जो ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी, खेती करना या जो भी संस्कृति हुआ करती थी, जो भी कल्चर हुआ करता था, उसकी सबसे बड़ी धरोहर के रूप में उसके गाँव को देखा, भारत के गाँव को देखा। किसने, विलियम सी डगलस ने। ये भी लाइन हमने अपने पास से थोड़ा समझाने के लिए बोली। अब आ गए हम उनकी दीवारों पर। वॉल्स ऑफ हाउसेज वर मेड ऑफ मड, घरों की जो दीवारें थी वे क्या थी, वे मिट्टी से बनी हुई थी। देवर पेंटेड विद काव डंग, और उन पर पोता गया था। पेंट ये थोड़ी ना कि कलर कर रहे हैं हम काव के डंग से या गोबर से हम कलर कर रहे हैं, उनको पोता गया था। पेंटेड का मीनिंग यहाँ पर पोतना है। पोता गया था किससे, गोबर से। गोबर से उनको पोत दिया गया था ताकि खराब ना हो, मिट्टी से बनाकर दीवारों को उनको गोबर से पोत दिया गया था। एट दैट टाइम, आगे क्या, उन्होंने बेल का भी तो वर्णन दिया था। एट दैट टाइम, और उस समय क्या था, देयर वर नो हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या कह रहे हैं, उस समय कोई भी घर क्या था, ईंटों का नहीं बना हुआ था। भारत में कोई भी घर ईंटों का बना हुआ नहीं था, क्योंकि बहुत गरीबी थी, वहाँ पर कोई भी घर ईंटों का बना हुआ नहीं था उस समय, जिस समय वे यात्रा कर रहे थे। सारे घर कच्चे ही कच्चे उन्हें दिखाई दे रहे थे, गोबर और गारे से बने हुए। अब उन्होंने छतों का वर्णन दिया था। रूफ्स वर थैच्ड, और जो छतें थी वे क्या थी, उनको छप्पर डाला गया था, छप्पर डालकर बनाया गया था, या छावना दिया गया था, या छावनी बनाया गया था। विद बंडल ऑफ ग्रास एंड बैम्बू पोल्स, किससे, ग्रास से और बैम्बू पोल्स से छप्पर तैयार किया गया था। ज़्यादा बड़ा करके नहीं, इतना ही बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो उन्हें अच्छी लगी थी कि ऐसी लग रही थी वे बेल, जैसे कि तिरछी बाकी पीली लाइनें चल रही, तो उनको देखकर उन्हें खुशी मिली थी, तो वे फैसिनेटेड हुए थे उनको देखकर। देखे,
मिस्टर डगलस वॉज फैस्किनेटेड टू सी पम्पकिन वाइन्स ग्रोइंग ऑल ओवर दैट एरिया, कि जो मिस्टर डगलस थे वे क्या हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे देखकर जो पम्पकिन की वाइन्स थी, कद्दू की जो बेलें थी, ग्रोइंग जो उगी हुई थी ऑल ओवर सारे में ही, दैट एरिया उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के सारे ही बाग में जो कद्दू की बेल उगी हुई थी घरों के ऊपर, उन्हें देखकर तो वे मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब पूरे खो गए, पूरा उनको मज़ा आ गया उन्हें देखने में। मैनी वॉल्स वर कवर्ड बाई दीज पम्पकिन वाइन्स, बहुत से जो दीवारें थी वे पूरी तरह से ढकी हुई थी, पूरी तरह से ढकी हुई थी, बाई दीज इनके द्वारा, पम्पकिन वाइन्स यानी कि कद्दू की बेलों, इन कद्दू की बेलों के द्वारा बहुत से घरों की दीवारें तो पूर्ण रूप से ढकी हुई थी। एंड दीज वाइन्स वर, और ये जो वाइन्स थी, ये जो बेलें थी, वर ये थी ग्लोरीफाइंग यानी कि महिमा मंडित करना, ये क्या कर रही थी, महिमा मंडित कर रही थी, यानी कि ये शोभा बढ़ा रही थी या गौरव को बढ़ा रही थी। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, जो प्रकृति का जो सुंदरता है उसकी गौरव को बढ़ा रही थी, उसकी शोभा को बढ़ा रही थी, प्रकृति की सुंदरता को और ज़्यादा ये जो बेलें थी ये और ज़्यादा बढ़ा रही थी, वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य वे देख रहे थे, और उसमें जो ये बेलें आ गई थी ये और भी ज़्यादा उनके अनुसार उस सुंदरता को बढ़ा रही थी, यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे अब मैं आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन दूंगी जिनको आपको करके देखना है और समझना है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।